द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 इतिहास का 1 अप्रैल का पेपर है और 1 अप्रैल के पेपर किस प्रकार से आने वाला है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने सिंगल वीडियो में कवर किया है। तो 1 अप्रैल के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे 8 नंबर वाले हों, 3 नंबर वाले हों, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है। तो सबसे पहले एमसीक्यू देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो किस अभिलेख मिलता है? तो वह है आपका मंदसौर अभिलेख। बी इसका जो सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। बर्नियर ने निम्नलिखित में से भारतीय मुगलकालीन शहरों को क्या कहकर पुकारा है? तो बर्नियर ने भारतीय मुगलकालीन शहरों को कहकर पुकारा है शिविर नगर। क्या कहकर पुकारा है? शिविर नगर। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को किस नाम से जाना गया? तो बौद्ध धर्म में चिंतन की जो नई परंपरा है उसे किस नाम से जाना गया है? तो उसे परंपरा को जाना गया है महायान के नाम से। खालिस्तान भरना है, राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया। तो कौन से राजा जिनको उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया है? तो वह हैं सातवाहन राजा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में यहाँ पे जो कथन दिया गया, पहला, इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई। इसकी सूचना प्राकृत भाषा में की गई। और चौथा है, यह प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में है। तो कौन सा विकल्प जो है सही है, इसमें से हमें इसको चूज़ करना है, यानी प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसको जो सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई, ये कथन सही है। और यह प्रसिद्ध सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में है, तो इसका जो सही आंसर है तो वह केवल 2 और 4, यानी खा इसका सही आंसर है। यहाँ 2 कथन, ये कथन और कारण क्वेश्चन पूछा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद कहलाता है। कारण, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के शिक्षित और सम्मानित परिवार में हुआ। तो बताना इसमें हमारे कारण और कथन गलत है। यहाँ देख सकते हैं, तो अभिकथन जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इब्न बतूता द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया उसका नाम रेहला। क्या नाम है? रेहला है, ठीक है। और तो ये कथन गलत है, कारण बिल्कुल सही है। दी गई सूचना के आधार पर हड़प्पाई केंद्र की पहचान करना है। इस हड़प्पाई स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। यह अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवर्थ मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो इसका जो कथन इसमें से कौन सा है? तो वो है आपका स्वर्तघोई। क्या है? स्वर्तघोई। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक हैं वह हैं पाणिनि। क्या है? पाणिनि। महान और लघु परंपराओं के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो महान और लघु परंपराओं के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है महान और लघु परंपरा के माध्यम से? तो यहाँ पर देखिए सत्य नहीं है, तो वो ये है कि व्यापारियों द्वारा पालन किए जाने वाले कर्मकांड लघु परंपरा कहे गए, ये सत्य नहीं है। बाकी तीनों सत्य है। दिए गए कथनों के ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही सैन का जो है चयन कीजिए। शासक का 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली शासक थे और इन्हें हथियारों का स्वामी भी कहा जाता था। तो ये कौन शासक है? तो ये शासक है गजपति शासक। निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन बाट समानतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन बाट जो है चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और जो मुद्रा थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर से। मिलान करना है यहाँ पर। देखिए, लुम्बिनी किससे संबंधित है, फिर यहाँ पर दिए कुशीनगर किससे संबंधित है, सारनाथ किससे संबंधित, बोधगया किससे संबंधित। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए लुम्बिनी का मतलब है, तो लुम्बिनी किससे संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था
लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को जो है निब्बाण की प्राप्ति हुई, जहाँ महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? निब्बाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। फिर सारनाथ में जहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और बोध गया जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के द्वारा बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया गया है? तो कौन सा दार्शनिक है? तो इसका जो सही विकल्प है मॉन्टेस्क्यू। सादीनामा और लोरीनामा के रूप में लिखी गई दक्खनी कविताएं किस क्षेत्र में रचित हुई हैं? तो ये हैं कर्नाटक। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में वणिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है व्यापारियों के लिए। ईंटों की बनी आतिया मस्जिद किस जगह पर स्थित है? तो वह है बांग्लादेश में। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में चोलिस्तान के कई स्थल और डैश मिले हैं से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप, तो वो कौन सा स्थान है? तो वह है बनावली। सूचना दी गई है 1440 ईस्वी में लिखा गया इनका यात्रा वृत्तांत संवेगों और आबंधनों का एक रोचक मिश्रण है। अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया, तो कौन सा है ये? अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। तो उसका सही आंसर है अब्दुल रज्जाक। इस्लाम धर्म में जिम्मी का क्या अर्थ है? इस्लाम धर्म में जिम्मी का मतलब होता है जंजीर। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, इसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। उपयुक्त कथन में पुरातत्वविदों के अनुसार हाजा पक्षी किस पक्षी के रूप में कहा गया है? तो हाजा पक्षी जो है वो मोर है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं और वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अथवा मैं इसी प्रकार से पूछ सकता कि हड़प्पा स्थलों में समाधान वहाँ के लोगों के बीच आर्थिक और डैश की पुष्टि दो साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो पुरातत्वविद जो है हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता जो है दो प्रकाश लगाते हैं। पहला है समाधान यानी दफनाने तरीका, दूसरा विलासिता की वस्तुएं। तो समाधान क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति में समाधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी और ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती हैं और साधारण भी। हड़प्पा स्थलों के जिन गर्तों में शवों को दफनाया गया था वहाँ भी ये भिन्नता दिखाई देती है और बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती है, जबकि साधारण वस्तुएं उसकी साधारण आर्थिक स्थिति के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से विलासिता की वस्तुएं से भी हमें जो है पता चलता है। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है विलासिता की वस्तुएं। तो पूरा वस्तुओं का अध्ययन पुरातत्वविद इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में उपयोगी की वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। तो ये क्या है? इस तरह से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। इसी प्रकार से देखिए हड़प्पा के शहरी केंद्र के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस कथन को उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो पहला यहाँ देख सकते हैं, सड़कों और गलियों का ग्रिड पद्धति में निर्माण, समुचित जल निकासी व्यवस्था, समान आकार की और पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, आवासों की निश्चित योजना अनुसार रचना की गई और मोहनजोदड़ो की दूर पर मिली महत्वपूर्ण संरचना जैसे माल गोदाम और विशाल शनागार। अगला देखिए, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सीमा बनाइए। अथवा भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए कवर करनी है, ठीक है। तो क्या क्या समस्या आती हैं? तो कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ना काफ़ी कठिन होता है। अभिलेख भी नष्ट हो सकते हैं जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना भी सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान व समय से संबंधित होते हैं। अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, परंतु सभी के ना तो अर्थ निकाले जा सके और ना ही उसके लिए अनुवाद किए गए हैं।
अनेक अभिलेख और भी रहे होंगे जिनका अस्तित्व ही मिट गया है, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुल अभिलेखों का केवल एक अंश है। इस संबंध में एक और मौलिक समस्या भी है, वह यह है कि जिस चीज़ को हम आज राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, अभिलेख सदा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में 6 नंबर में भी, और यहाँ से 3 नंबर में भी आ सकता है। ये 6 नंबर में ज़्यादातर पूछा गया है। तो ये विशेषता क्या है कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य। कौन कौन से थे वो? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में सम्राट के 4 प्रांतीय केंद्रों का भी उल्लेख मिला है, और वो कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी। आसमान शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था, और इसके अतिरिक्त साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। इतनी विशाल और विविधता भरे साम्राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था, परंतु यह संभव है कि सबसे कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इसी प्रकार से प्रांतीय केंद्रों का चयन किस प्रकार से किया गया? आवागमन को सुचारू बनाना, और समिति और उप समितियाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, 6 उप समितियों को उल्लेख किया है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पेपर के लिए, ठीक है ना। मगध किस प्रकार अधिक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? मगध, आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया? पहला, मगध का प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में लोहे के खादान थे जिनका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे, और बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई। मगध की राजधानी राजगृह किलेबंद और सुरक्षित थी, और मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। इसी प्रकार देखिए, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवार्षिकता क्यों अनिवार्य रही होगी, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवांशिकता की आदर्श व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में आएगा ये, ठीक है। तो पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला, वंश परंपरा को चलाने के लिए और उत्तराधिकारी संबंधी के झगड़े से निपटने के लिए। तो ये इस वजह से जो है पितृवांशिकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अगला है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 में भी आ सकता है और 8 में भी आ सकता है ये, ठीक है। अगला देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उचित प्रमाण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो इस क्वेश्चन को करना ही करना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 8 नंबर में भी आ सकता है, और 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर में आपको 3 पॉइंट लिख देने होंगे, और 8 नंबर में 7 के साथ 8 पॉइंट लिख देने, ठीक है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? तो ये भी क्वेश्चन जो है 8 नंबर में आता है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। तो बहुत प्राचीन काल से कुछ लोग जो है स्थानों को पवित्र मानते थे, और ऐसे स्थानों में स्थान शामिल थे जहां विशेष प्रकार की वनस्पति, अनूठी चट्टानें या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता था। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में कई चैत्यों का भी उल्लेख है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो कुछ पवित्र स्थानों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा जो है संभवतः बुद्ध के पहले से ही प्रचलित थी,
परंतु महात्मा बुद्ध के अवशेषों के कारण यह परंपरा बहुत ही ज़्यादा बुद्ध धर्म से जोड़ दी गई, क्योंकि ऐसे स्थलों में पवित्र अवशेष होते थे, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक वादान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनवाने का आदेश दिया, और ऐसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक भरूच, सांची और सारनाथ आदि स्तूपों पर स्थानों पर स्तूप बनवाए गए थे। स्तूप बनाने धन कहाँ से प्राप्त होता था? तो स्तूप जो है दान राशियों से बनवाए गए थे, और स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनवाने और सजाने के लिए दिए गए दानों का पता भी चलता है। कुछ दान जो थे राजाओं द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा दिए गए दान। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणी द्वारा भी दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनवाया गया था, और सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी दान दिए थे। अभिलेखों में उनके नाम मिलते हैं, कभी कभी उनके गांव या शहर का नाम, और कभी कभी उनके व्यवसाय और रिश्तेदारों के नाम भी बताए गए हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। स्तूप की संरचना कैसे होती है यहाँ पर दिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया, अथवा है बर्नियर के शाही भूस्वामित्व के विवरण ने पश्चिम विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आपको कवर करके चलना। 1 अप्रैल के एग्ज़ाम में इसे कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। मुगल काल में सारी भूमि का स्वामी सम्राट था, लोगों का भूमि पर निजी स्वामी तो नहीं था, और भूमि में सुधार लाने वाले वर्ग का अभाव था। और इस विचार ने फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो को प्रभावित किया। उसने उस विचार का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में लोगों को गरीबी और दासता की स्थितियों में रखा जाता था। बर्नियर के विचार ने कार्ल मार्क्स को भी प्रभावित किया, और उसने इस विचार को एशियाई उत्पादन के सिद्धांत का रूप दे दिया। ठीक है। फिर देखिए, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया, और दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली एक विशाल आबादी वाला बड़ा शहर था, और यह भारत में सबसे बड़ा था। वह लिखता है कि शहर के चारों ओर बनी दीवार अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है। इसके भीतर रात के पहरेदारों और द्वारपालकों के कक्ष हैं। शहर के 28 द्वार हैं, इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी क्षेत्र के भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के निकट फलों का बगीचा है, और दिल्ली शहर में एक दर्शनीय दरगाह कब्रगाह है, जिसके ऊपर गुंबद बनाई गई है। दिल्ली विशाल क्षेत्र में फैला, घनी आबादी वाला और समृद्ध क्षेत्र था। तो इस तरह से इसकी तुलना, तो ये सारी चीज़ आपको कवर करनी है। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। इसी प्रकार से 8 नंबर में क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ देख सकते हैं विरूपाक्ष मंदिर, और यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल देव मंदिर की जो विशेषताएं बताई गई है उसकी तुलना भी की गई है। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है, 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, 8 नंबर वाले में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। देखिए, तो विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर है। इसी प्रकार से फिर विट्ठल मंदिर, और इसके बाद समान विशेषताएं दोनों में क्या हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से विजयनगर प्रशासन में नायकों और अमर नायकों की भूमिका की, नायक और अमर नायक कौन थे इसकी तुलना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 नंबर में और 8 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलने एग्जाम के लिए। ठीक है। मुगल काल भारत जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए, और यहाँ पर जमींदार किस प्रकार थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। तो मुगल भारत में जमींदारों की कमाई का स्रोत तो कृषि थी, परंतु वे कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते थे, और वे अपनी ज़मीन के मालिक होते थे। ग्रामीण समाज में ऊंची स्थिति के कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी, और समाज में जमींदारों की उच्च स्थिति के 2 कारण थे, उनकी जाति और उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाएं। ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 के 6 कारण जो है आप 8 नंबर में पूछे जाएंगे आपसे।
अगले देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के अधिकारों को निसंदेह कमज़ोर कर दिया। कथन पक्ष में तर्क दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कई बार पूछा गया है कि जोतदार जो है अधिक मजबूत क्यों थे। ठीक है, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जोतदार काफ़ी शक्तिशाली थे और वे जमींदारों से अधिक प्रभावशाली थे। कैसे? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। इसी प्रकार से जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदार अपनी जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। वो हथकंडे कौन कौन से थे? ये सारे हथकंडे आपको कवर करने पेपर के लिए पेपर में आए गए। ठीक है, अपनी भू संपदा की बिक्री के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जो है भू संपदा को खरीद लेते थे। फर्जी बिक्री के कारण जमींदारों को बार बार बेचना पड़ता था। कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति को नहीं छीना जा सकता था। अतः जमींदार अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता अथवा परिवार की किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे ताकि उस पर उनका नियंत्रण बना रहे। जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो पुराने जमींदार के लठियाल मारपीट कर उससे भगा देते थे। कभी कभी स्वयं रैयत नए खरीदार को ज़मीन में नहीं घुसने देते थे। फिर इसी पर देखिए, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ये, और 8 नंबर में भी आ सकता है ये, 3 नंबर में 8 नंबर में भी। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो 8 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार देखिए, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, बहुत ही महत्वपूर्ण 8 नंबर में आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8 नंबर में इस चैप्टर से क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है पेपर में। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया। यानी जो असहयोग आंदोलन है उसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। ये 8 नंबर में पूछा जाता है। तो ये देखिए 8 नंबर के लिए यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा। ठीक है, 8 नंबर में आता है ये। तो ये आपका जो है 1 अप्रैल का जो पेपर है वो हमने पहले कवर कर दिया है। तो इस पेपर को जरूर कवर करना, आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।